हे गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरबीआई सिंप्लीफाइड पे। मेरा नाम यश है और मैं आज आरबीआई मास्टर सर्कुलर मास्टर डायरेक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। रिसेंटली ये डायरेक्शन आरबीआई की वेबसाइट पे आया हुआ है और एक बार देख लेते हैं उस डायरेक्शन का नाम क्या है। आरबीआई कमर्शियल बैंक क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट अमेंडमेंट डायरेक्शन 2025। तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है क्या? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आरबीआई ये पर्टिकुलर अमेंड करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, उसमें क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शन। ये पर्टिकुलर जो रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्शन है, ये क्या असल में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो स्ट्रेंथन करना चाहता है क्रेडिट डिसिप्लिन, प्रिवेंट फंड डाइवर्जन एंड इम्प्रूव ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग बाय बैंक्स। तो नॉर्मली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर बोरोवर होता है या कोई बिजनेस होता है, बोरोवर या कोई बिजनेस होता है ना, तो वो बहुत सारे टाइप के अकाउंट में मेंटेन करता है एक साथ। मतलब मेरा, अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या बोरोवर हूँ, तो मैं टाइप ऑफ सीसी अकाउंट भी रख सकता हूँ अपने पास। इसको बोलते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट, या मैं करंट अकाउंट रख सकता हूँ, या मैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये पर्टिकुलर तीन अकाउंट रखने की वजह से क्या होता है कि मेरा जो मेरा जो टोटल अमाउंट होता है या मेरा टोटल बिजनेस का पूरा का पूरा सम होता है, वो डिस्पर्स हो जाता है इन सारे अकाउंट्स में। मतलब कुछ पैसा मेरा कैश क्रेडिट अकाउंट में होगा, कुछ करंट अकाउंट में होगा, कुछ मैंने ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटीज़ दे रखी होंगी, तो और अलग-अलग बैंक्स में होगा। ये सारी फैसिलिटीज़ सारे अलग-अलग बैंक्स में होंगी। तो बैंक्स के लिए प्रॉब्लम आ जाती है कि बैंक्स को पता नहीं चलता है। कोई लेंडिंग बैंक होता है, कोई नॉर्मल जिसमें करंट अकाउंट चल रहा है वो बैंक होता है, करंट अकाउंट बैंक। तो जो लेंडिंग अकाउंट बैंक होता है, उसको पता नहीं चल रहा होता है कि इसने ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ये करंट अकाउंट में भी रख रखा है। तो जो लेंडिंग बैंक होता है वो विजिबिलिटी लॉस कर देता है अपना। जिसने ओवरड्राफ्टिंग फैसिलिटी दे रखी है या कैश क्रेडिट अकाउंट है उस पर्टिकुलर बैंक के अंदर, तो इससे क्या है कि फंड डाइवर्जन हो सकता है। मतलब कोई बिजनेस अपना फंड डाइवर्ज कर सकता है। पर अगर जैसे कैश क्रेडिट अकाउंट होते हैं, उसके अंदर बिजनेस डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए ये अकाउंट ओपन होता है, और वो जो अमाउंट है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो, सिर्फ बिजनेस में यूज़ हो या रॉ मटेरियल खरीदने में यूज़ हो। तो इस पर्पज़ के लिए ये पर्टिकुलर डायरेक्शन लाया गया है। तो इसके अंदर जो पहले एक चैप्टर था, चैप्टर 11 ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको डिलीट कर दिया है। उसी जगह एक नया डायरेक्शन इंक्लूड किया गया है इसके अंदर, मतलब नया चैप्टर इंक्लूड किया है, चैप्टर 11A, जिसका टाइटल है मेंटेनेंस ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट, करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट बाय बैंक्स। कौन से बैंक्स किस टाइप के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं विद द कंज्यूमर्स और विद द कस्टमर्स, ठीक है, या बिजनेसमैन या बिजनेस के साथ। तो और इस डायरेक्शन को इशू किसके अंडर किया गया है? सेक्शन 21 और 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। और ये एप्लीकेबल कब से है? ये एप्लीकेबल है 1 अप्रैल 2026 से। और अगर बैंक चाहे तो उसको पहले भी अडॉप्ट कर सकती हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम को, जो मैं भी बताऊंगा कि वो पर्टिकुलर सिस्टम है क्या। तो अभी हम आगे चलते हैं। हाँ, तो तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, हमने अभी बात ही करी है, और उसके ऊपर ही वो है, पूरे के पूरा डायरेक्शन है। तो एक बार हर एक अकाउंट को देख लेते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, पर्पस क्या है उसका। तो जैसे करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, वो करंट अकाउंट जो है ना, प्योरली ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है, बिजनेस के लिए। प्योर ट्रांजेक्शन अकाउंट होता है, ट्रांजेक्शन अकाउंट बिजनेस के लिए, ठीक है। इसका पर्पस क्या है मेन? पेमेंट को रिसीव करना, रिसीव पेमेंट्स, ठीक है, पेमेंट्स रिसीव करना इसका पर्पस है। और हैंडल करना डेली कैश फ्लो, हैंडल डेली कैश फ्लो, तो ये इसका पर्पस है। इसका फीचर्स क्या होते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट के फीचर्स? कि इसमें जो हमारा बैंक अकाउंट, इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर पैसा होता है, उस पर नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये इसका एक फीचर है।
और हम इस अकाउंट के थ्रू अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रांजैक्शन। और इसके अंदर कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती है कि अगर मुझे क्रेडिट लेना पड़े तो क्रेडिट, नो क्रेडिट बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्रेडिट नहीं होता है, फैसिलिटी नहीं होती है, मुझे कोई बोरोइंग नहीं होगी इस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट। उसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, इसको ओडी बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट अकाउंट। और इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर कोई भी जो हमारा एसेट होता है ना, बिजनेस में जो भी एसेट होता है वो लिंक्ड नहीं होता, इस पर्टिकुलर अकाउंट से वो लिंक नहीं होता। तो ये इसके फीचर्स है। सेम ऐसे ही एक बार ओडी का देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताई ओडी अकाउंट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है वो एक ऐसा अकाउंट है इसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटी है, एक करंट अकाउंट, एक टाइप का करंट अकाउंट जिसके अंदर क्रेडिट फैसिलिटी है। तो इस अकाउंट का फ़ायदा क्या है कि विड्रॉल कर सकते हैं हम विड्रॉल मनी बियॉन्ड अवेलेबल बैलेंस, बियॉन्ड अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। और पर्पस तो इसका यही है कि शॉर्ट फंडिंग, मुझे अगर एक इमीडिएट नीड है पैसों की तो मैं वो कर सकता हूँ, तो शॉर्ट फंडिंग हो सकती है। और मेरे अकाउंट के अंदर अगर टेम्परेरी कैश में मिसमैच चल रहा है तो मैं उसको भी, उस गैप को भी फिल कर सकता हूँ। तो टेम्परेरी कैश मिसमैच। और इसका फीचर यही है कि मैं कितना मनी को विड्रॉ कर सकता हूँ बियॉन्ड द अवेलेबल बैलेंस। वो कौन बैंक सैंक्शन करता है, वो हम खुद से डिसाइड नहीं करते कि मेरे पर्टिकुलर अकाउंट में कितना मैं मनी ओवरड्राफ्ट कर सकता हूँ, वो बैंक सैंक्शन करेगा। और मुझे जो मैंने विड्रॉल किया है उसमें मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट मैंने यूज़ किया है ना, ओवरड्राफ्ट किया है, उस मनी पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट वो जो ओडी है वो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों में हो सकता है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड बोथ, ठीक है। ये ओडी का हो गया। अभी एक मेन चीज़ आती है जिसको बोलते हैं कैश क्रेडिट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट। तो ये वाला अकाउंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इस अकाउंट में क्या होता है कि एक वर्किंग कैपिटल लोन अकाउंट होता है, वर्किंग कैपिटल लोन अकाउंट। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ डे टू डे बिजनेस के लिए यूज़ होता है ना। मुझे कोई डे टू डे बिजनेस चलाना है तो उसके लिए यूज़ होगा। तो वो पर्टिकुलर बिजनेस कौन सा है, पर्पस कौन सा है मेरा, कि मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है अपने बिजनेस के लिए, रॉ मटेरियल के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको। ये बहुत स्पेसिफिक अकाउंट है। और मैं मुझे इन्वेंट्री को फंड करना है तो इन्वेंट्री के लिए भी कर सकता हूँ। रिसीवेबल्स को फंड करना है, रिसीवेबल फंडिंग, तो इस अकाउंट के थ्रू मैं कर सकता हूँ। और मैं अपनी रन कर सकता हूँ प्रोडक्शन साइकिल। इन सब पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा डेप्थ में मतलब है, हम उसको एक बार देख लेंगे आगे। तो मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट से ये काम कर सकता हूँ। और ये अकाउंट बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है क्योंकि मेरे जितना भी बिजनेस एसेट्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं इस अकाउंट से, कैश क्रेडिट अकाउंट से। और वो कौन से हो सकते हैं एसेट्स, जैसे स्टॉक हो गया जिसके अंदर रॉ मटेरियल आ गया, फिनिश गुड आ गया, है ना, जो मेरा फाइनल मटेरियल है जिसको मैं बेचूंगा या उसका सेल करूंगा, वो हो गया। और रिसीवेबल्स हो गए और इन्वेंट्री लेवल्स हो गई। तो इसके ऊपर मेरा अकाउंट, ये अकाउंट यूज़ होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो आरबीआई क्या है, इन अकाउंट को, जो कैश क्रेडिट अकाउंट है ना, सीसी जो अकाउंट है ना, आरबीआई बहुत ट्रस्ट करता है इन अकाउंट्स पे। और इसकी वजह से ही इस पर्टिकुलर अकाउंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब क्यों इस पे आरबीआई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि बैंक्स जो हैं इस पे मॉनिटरिंग रखते हैं बहुत ज़्यादा। जो भी मेरी स्टॉक स्टेटमेंट्स होती हैं ये बैंक कलेक्ट करते हैं, पीरियोडिक इंस्पेक्शन कराते हैं, ठीक है। मॉनिटर करते हैं इन्वेंट्री मूवमेंट की, मेरी इन्वेंट्री जो है वो किधर जा रही है, कहाँ पर है, ट्रैक करते रहते हैं।
मेरी ड्राइंग पावर जो होती है, ड्राइंग पावर होती है जो मेरा टोटल एसेट है माइनस मार्जिन जो मुझे खुद देना है, उसको ड्राइंग पावर बोलते हैं, कि मैं कितना पैसा ड्रॉ कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर अकाउंट से, कैश क्रेडिट अकाउंट से, वो ड्राइंग पावर होती है। तो उसको भी एडजस्ट करता रहता है वो। और मेरे एंड यूज़, मतलब मेरा जो फंड है उसका एंड यूज़ कहाँ तक हो रहा है उसको भी ट्रैक करता है। और ये क्योंकि ये अकाउंट मेरा डायरेक्टली लिंक्ड है, डायरेक्टली लिंक रहता है, लिंक टू प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोडक्शन साइकिल से लिंक्ड है। वो क्या है, प्रोडक्शन साइकिल असल में जो भी मेरा फंड है ना, इस पर्टिकुलर अकाउंट जो कैश मैंने क्रेडिट लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं यूज़ कर सकता हूँ मेकिंग एंड सेलिंग गुड्स, बस इस चीज़ के लिए कर सकता हूँ। और फिर ये जो, जब मेरी सेल कंप्लीट हो जाएगी, वंस द सेल आर कंप्लीटेड, तो जितना भी फंड होगा ना वो रीपे हो जाएगा, जो मैंने क्रेडिट में लिया था, ऑटोमेटिकली रीपेमेंट ऑटोमेटिकली। तो इन सब चीज़ों की होने की वजह से जो है ना, आरबीआई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो कुछ ये एक शॉर्ट था कि जो करंट अकाउंट होता है वो प्योर ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं डेली कैश फ्लो। फीचर क्या है इसमें, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है इस पर, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कोई क्रेडिट फैसिलिटी इसके अंदर नहीं होती एक्टिवेटेड, वो में उसका एक अलग फीचर है जो हमारा ओडी वाला होता है। और इसमें एसेट हमारे डायरेक्ट अकाउंट से लिंक नहीं होता है। ओडी में क्या है, ओडी में सेम चीज़ है कि क्रेडिट फैसिलिटी जो है होती है, और ये भी एक तरीके का करंट अकाउंट है जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी एक्टिवेटेड है, जिसमें हम विड्रॉ कर सकते हैं मनी बियॉन्ड अवेलेबल बैलेंस, और शॉर्ट फंडिंग के लिए काम आता है। बैंक्स, इसमें बैंक्स जो हैं वो कितना अमाउंट मैं ले सकता हूँ, विड्रॉल कर सकता हूँ, बैंक सैंक्शन करते हैं। उस पर जो मैंने अमाउंट विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट मुझे देना पड़ता है, और वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। दूसरी ओर जो कैश क्रेडिट होते हैं वो वर्किंग कैपिटल लोन अकाउंट्स होते हैं, जो डे टू डे बिजनेसेस के लिए यूज़ होते हैं। और और इस पे क्या है, मैं इस अकाउंट के थ्रू मैं रॉ मटेरियल खरीद सकता हूँ, अपनी इन्वेंट्री को फुलफिल कर सकता हूँ, रिसीवेबल्स को फंडिंग कर सकता हूँ, और अपनी प्रोडक्शन लाइन को रन कर सकता हूँ। और ये मेरे एसेट से लिंक्ड होते हैं, स्टॉक से लिंक्ड होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल कितना है मेरे पास, फिनिशिंग गुड कितना है, उसके ऊपर एक कैलकुलेशन होती है, और फिर मुझे ड्राइंग पावर दी जाती है कि मुझे कितना पैसा मैं निकाल सकता हूँ या विड्रॉ कर सकता हूँ। आरबीआई सीसीज को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, इन बैंक्स को। क्यों? इन अकाउंट्स को, क्योंकि बैंक जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं, वो स्टॉक की स्टेटमेंट लेते रहते हैं, कंडक्ट करते रहते हैं पीरियोडिक इंस्पेक्शन, मॉनिटर करते हैं इन्वेंट्री मूवमेंट, और एडजस्ट करते हैं ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर क्या होती है, जो मेरा टोटल एसेट है उसमें से जो मुझे पैसा पे करना है, विच इज़ द मार्जिन मनी, उसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो उतना मैं पेमेंट, मतलब उतना मैं अमाउंट क्रेडिट की तरीके से ले सकता हूँ। और ये मेरी डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं प्रोडक्शन साइकिल से अकाउंट। तो जब भी मेरी सेल कंप्लीट होती है तो अपने आप ही रीपेमेंट हो जाता है इन अकाउंट्स में। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने बताया कि नेचर कैसा है, ये ट्रांजैक्शन वाला नेचर है, इसमें क्रेडिट वाला नेचर है इसका, ये वर्किंग लोन कैपिटल है, क्रेडिट अलाउ करंट अकाउंट में नहीं होता, ओवरड्राफ्ट में होता है, कैश क्रेडिट में होता है। पर्पस क्या है, पेमेंट लेना, रिसिप्ट लेना। इसमें क्या, शॉर्ट टर्म गैप्स को फुलफिल करना, ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना, क्रेडिट कार्ड, ये कैश क्रेडिट का फीचर है। कोई एसेट लिंक्ड होता है, करंट अकाउंट में नहीं होता, ओवरड्राफ्ट में ऑप्शनल है, पर जो कैश क्रेडिट है उसमें मैंडेटरी है। मॉनिटरिंग बाय बैंक करंट अकाउंट के लिए बहुत लो रहती है, और ओवरड्राफ्ट के लिए थोड़ी मॉडरेट रहती है, लेकिन कैश क्रेडिट के लिए बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और तभी आरबीआई इस पर ट्रस्ट करता है बहुत ज़्यादा। और इंटरेस्ट चार्ज करंट अकाउंट पे नहीं होता, और ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट कैश क्रेडिट में होता है, जो भी हमने अमाउंट यूज़ किया है उस पर आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगाता है। करंट अकाउंट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ओवरड्राफ्ट पे रेस्ट्रिक्शन है, वही हम बात करने वाले हैं कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन सिर्फ कैश क्रेडिट अकाउंट्स जो होते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये हाईली मॉनिटर्ड है पहले से। तो ये फीचर हमने एक बार देख लिया कौन से करंट अकाउंट होते हैं, कौन से ओवरड्राफ्ट होते हैं अकाउंट होते हैं, और कौन से कैश क्रेडिट अकाउंट होते हैं। तो अब एक बार अमेंड क्या किया है वो भी देख लेते हैं। क्यों आरबीआई ये चेंज करना चाहता है? क्योंकि कस्टमर्स क्या करते हैं, बहुत सारे अकाउंट ट्रांजेक्शन अकाउंट रखते हैं अपने पास, करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, ओडी अकाउंट, अक्रॉस मेनी बैंक्स, है ना। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है किसी एक लेंडर को ट्रैक करना कैश फ्लो, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर पैसा है ना।
और मॉनिटर करना है कि कैसे वो पर्टिकुलर अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है, क्या वो डाइवर्जन तो नहीं कर रहे हैं। मैंने मनी लिया था रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, लेकिन मैं उसे स्टॉक मार्केट में लगा के यूज़ कर रहा हूँ और उससे पैसा कमा रहा हूँ। ऐसी चीज़ों में जो मैंने बोला था मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, अपने फंड का मिसयूज़ नहीं कर रहा, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने क्या है, क्लियर एलिजिबिलिटी रूल डिसाइड किया है कि कौन से अकाउंट, कौन से बैंक जो है ना, किस टाइप का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अब वही एक बार बहुत ध्यान से हमें समझना है कि वो है क्या। ये मैंने बता ही दिया आपको कि जो कैश क्रेडिट अकाउंट होते हैं वो पैरा 91B में बताए गए हैं, और वो क्या है कि वो एक वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अकाउंट है, लिंक्ड होते हैं हमारे करंट एसेट से। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें ओपनिंग की, कोई भी बैंक इसको ओपन कर सकता है और मेंटेन कर सकता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। आरबीआई ट्रीट सीसी अकाउंट डिफरेंटली बिकॉज दे आर इनहेरेंटली मॉनिटर्ड थ्रू स्टॉक स्टेटमेंट्स एंड एसेट वैल्यूएशन। ये मैंने आपको बता दिया है सारा, है ना। अगला करंट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट ओडी अकाउंट पैरा 91C और पैरा 91D में इसको बताया गया है। अब हम देखते हैं, मेरे पास अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने बहुत सारे बैंक से पैसा ले रखा है, बैंक मतलब बहुत सारे बैंक में अलग अलग टाइप का अकाउंट है, बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, ऐसे करके। उसमें दो टाइप के होते हैं, फंडेड जो फंडेड लोन्स होते हैं, और नॉन फंडेड बेस होते हैं। नॉन फंडेड साइड में लिख देता हूँ, नॉन फंडेड एक्सपोजर्स या फंडेड एक्सपोजर्स। तो इसमें इसमें क्या है, अगर किसी बैंक का क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के अंदर अकाउंट्स हैं, करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स है, तो किसी एक बैंक का कितना एक्सपोजर है इस पर्टिकुलर पर्सन ने जो भी पर्टिकुलर फंड बेस एक्सपोजर कर रखा है या नॉन फंड बेस एक्सपोजर कर रखा है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक बार ये पढ़ लेते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है ये। एग्रीगेट बैंक एक्सपोजर अगर 10 करोड़ से कम है तो एनी बैंक कैन मे ओपन एंड मेंटेन करंट और ओडी अकाउंट, ठीक है, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर एग्रीगेट बैंकिंग एक्सपोजर जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो बैंक कैन मेंटेन करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट ओनली एंड ओनली इफ दे मेंटेन अ मिनिमम एक्सपोजर क्राइटेरिया। अब वो एक्सपोजर क्राइटेरिया क्या है, उस बैंक का एटलीस्ट जो बैंक एक्सपोजर है ना वो 10% शेयर होना चाहिए उस टोटल बैंकिंग एक्सपोजर में, या नॉन या फंड बेस्ड एक्सपोजर में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने बना रखा है पूरा। तो एक बोरोवर का टोटल बैंकिंग एक्सपोजर जो है ना, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, ठीक है। उसमें जो फंड बेस्ड लोन्स हैं वो 60 करोड़ के हैं, और नॉन फंड लोन जो है या नॉन फंड जो हमारी चीज़ें या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 40 करोड़ के हैं। अब इसमें क्या आती है, इसमें हमारी बैंक गारंटीज आती हैं, बैंक गारंटीज आती है। तो ऐसे करके जो टोटल हमारा एक्सपोजर हुआ है वो 100 करोड़ का है। तो अभी मैंने बोला कि दो चीज़ों में होता है, अगर 100, क्योंकि टोटल एक्सपोजर हमने देख लिया, टोटल एक्सपोजर 100 करोड़ का है, तो वो 10 करोड़ से तो ज़्यादा ही है। तो अभी हमें बस ये देखना है कि कौन से बैंक्स ओपन कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं करंट और ओडी अकाउंट। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, 10% शेयर होना चाहिए उस एक्सपोजर का पर्टिकुलर बैंक में। तो देखो, अगर मैं देखूँ आगे एक बार देख लेते हैं, हाँ। और ये बैंक के एक्सपोजर है, फंड बेस्ड एक्सपोजर बैंक ए का 8 करोड़ है, नॉन फंड 22 करोड़ है, और टोटल 30 हो गया। ऐसे करके बैंक बी का 12 करोड़ है, नॉन फंडेड 3 करोड़ है, और टोटल 15 हो गया। सी का जो फंड बेस्ड एक्सपोजर है वो 6 करोड़ है, नॉन फंड 4 करोड़ है, और टोटल 10 हो गया। बैंक डी का 5 करोड़ है फंड बेस, और नॉन फंड 40 करोड़ है, तो टोटल 45 हो गया। तो अब कौन से बैंक एलिजिबल है वो 10% वाला देखना है। तो अगर मेरा जो टोटल बैंक एक्सपोजर था, टोटल बैंकिंग एक्सपोजर था, वो था 100%, 100 करोड़, तो उसका 10% देखना है। तो उसका 10% है 10 करोड़। तो जितना भी टोटल वाला होगा ना, टोटल एक्सपोजर में अगर वो 10 करोड़ से वैल्यू ज़्यादा हुई, 30 जो है 30 करोड़ वो 10 करोड़ से ज़्यादा है,
15 भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, ये उसके बराबर है। और इसमें टोटल एक्सपोजर 45 है। तो इसके थ्रू जो है, इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के थ्रू बैंक ए बी डी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ फंड बेस के थ्रू लूँ, फंड बेस उसमें मेरा टोटल एक्सपोजर कितना है, 60 करोड़ था। हम पीछे देख सकते हैं टोटल एक्सपोजर फंड बेस का 60 करोड़ था। तो 60 करोड़ का 10% कितना होता है, 6 करोड़। तो जो भी मेरे फंड बेस में 6 करोड़ से ऊपर हैं, ये 6 करोड़ से ऊपर है, ये 6 करोड़ से ऊपर है, ये 6 करोड़ है, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। और ये 5 करोड़ है, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 6 करोड़ से कम है। तो इसमें कौन से बैंक आ गए, ए बी और सी। ठीक है, ऐसे इन दोनों क्राइटेरिया को हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको बता ही रखा है कि 10 करोड़ टोटल है, तो जैसे 30 करोड़, 15 करोड़ और 45 करोड़ वाले एलिजिबल हो गए। और नॉन जो बस फंड बेस्ड एक्सपोजर उसमें 6 करोड़ का हो गया, तो बैंक ए, बैंक बी और बैंक सी अब वो मेंटेन कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन को जब हम मर्ज करते हैं तो ये चारों बैंक एलिजिबल रहते हैं इन चीज़ों के लिए, ईदर कंडीशन में। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर जो हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं और ओडी अकाउंट्स होते हैं, वो ऐसे वही बैंक मेंटेन कर सकते हैं अगर टोटल एक्सपोजर 10 करोड़ से ज़्यादा का है। और अगर ऐसा है तो उसमें एटलीस्ट 10% उस बैंक का टोटल एक्सपोजर में होना चाहिए, टोटल बैंकिंग एक्सपोजर में होना चाहिए, या और फंड वाले में होना चाहिए, फंड एक्सपोजर होना चाहिए, वही मेंटेन कर सकते हैं। ये क्यों किया गया है, क्योंकि असल में जिस बैंक बड़ा लेंडर है, जिसने बहुत पैसा लेंड कर दे रखा है, उसके पास विजिबिलिटी रहे कि सारा अमाउंट कहाँ जा रहा है, किधर डाइवर्ट हुआ फंड। तो ऐसे करके बैंक्स को विजिबिलिटी, जो मेन लेंडर है, जो बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपोज कर चुका है, जिसका क्रेडिट रिस्क ज़्यादा है, उसके पास एटलीस्ट अकाउंट रहे, ये करंट अकाउंट ओपन और मेंटेन्ड रहे। क्योंकि अगर जिसके पास 10 करोड़ से मतलब कम वाला है, अभी जो बैंक इसमें एलिजिबल नहीं होंगे वो क्या करेंगे हम आगे देखेंगे। वो पर्टिकुलर बैंक क्या करने वाले हैं, किस टाइप का वो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर इसमें कौन से इंक्लूडेड है, कॉमर्शियल बैंक सारे इंक्लूडेड हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक आ रहे हैं, लोकल एरिया बैंक आ रहे हैं, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक को एक्सक्लूड कर रखा है क्योंकि ये बैंक लोन नहीं दे सकते। और एक्सपोजर किस टाइप का होता है, फंड बेस होता है या नॉन फंड बेस होता है, इसमें गारंटीज होती हैं। इसके बारे में बता दूंगा कि गारंटीज क्या होती हैं। तो एक बार ये स्पेशल सिचुएशन देख लेते हैं कि अगर कोई भी बैंक वो 10% वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, तो जो दो टॉप एक्सपोजर्स हैं, एक्सपोजर होल्डिंग बैंक्स हैं, वो मेंटेन करेंगे करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट। ठीक है, और सीसी अकाउंट में तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, हमने देख लिया। इफ ओनली वन अकाउंट हैज़ एक्सपोजर, सिर्फ वन बैंक हैज़ एक्सपोजर और वन एडिशनल बैंक ऑफ बोरोवर चॉइस अलाउड इट। तो इसमें क्या है कि अगर एक ही बैंक का एक्सपोजर है और वो चाहता है कि मतलब इसमें क्या है, बोरोवर अपना एक एडिशनल चॉइस रख सकता है, पर जो मेन लैंडिंग बैंक है ना, उससे जो है ना एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा अगर कोई बोरोवर चाहता है अपने एडिशनल बैंक जो होल्ड करे या मेंटेन करे करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट्स को अपने खुद के चॉइस पे। तो जो मेन एक्सपोजर बैंक है उससे एनओसी लाना पड़ेगा। और अगर जो हमारा बोरोवर है वो चाहता है कि कोई शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, एससीबीज हो, और कोई जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो क्वालिफाई नहीं किया है, और तब भी वो चाहता है हमारा क्या बोलते हैं बोरोवर, तो जो भी लेंडिंग बैंक्स हैं इसमें इंक्लूडेड हैं, उनसे एनओसी रेस करना पड़ेगा, इशू कराना पड़ेगा, तभी कोई एससीबी इंक्लूड होगा, वो मेंटेन कर पाएगा करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट। तो जो अकाउंट अभी हमने देखा कि ए बी सी डी अकाउंट जो है वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट को मेंटेन किया। बट कोई ई बैंक को जो ये क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर पाया
और तब वो पर्टिकुलर बैंक क्या करेगा, तो वो एक कलेक्शन अकाउंट मेंटेन कर सकता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि कलेक्शन अकाउंट क्या होता है। और ये कलेक्शन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट होता है, और इस ये करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट होता है, बट ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। इसमें इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, मतलब हम अलाउ कर सकते हैं। इसमें क्या अलाउडेड है, अलाउडेड इनफ्लोज, क्रेडिट्स, ठीक है। पैसा इसमें अंदर आ सकता है, कस्टमर का पेमेंट हो गया वो आ सकता है, सेल प्रोसेस हो सकता है, प्रोसीड्स हो गए वो आ सकते हैं, रिसीवेबल्स हो गए वो आ सकते हैं, कोई भी बिजनेस इनफ्लो हो सकता है। तो सारा इनफ्लो अलाउड है, आउटफ्लो अलाउड नहीं है, डेबिट अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में इसमें डेबिट भी अलाउड होता है। कौन से वो 2 केसेस है, स्टैट्यूटरी ड्यूज हो गए, टैक्सेस हो गए, जीएसटी हो गया वो अलाउड है, वो उसके लिए पैसा जा सकता है। इनकम टैक्स हो गया वो अलाउड है, आईटी पीएफ फंड के लिए चाहिए तो वो अलाउड है। कस्टम ड्यूटी जैसे टैक्सेस को का ड्यूज़ है वो उसके लिए सिर्फ डेबिट अलाउड है, बाकी कोई और डेबिट अलाउ नहीं होता। एक बैंक के खुद के ड्यूज़ होते हैं, जैसे इंटरेस्ट चार्ज हो गया और बैंक की खुद की फ़ी हो गई इस पर्टिकुलर अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। ऐसे टाइप के अकाउंट्स में सिर्फ बैंक्स ऐसे टाइप की फ़ी ही ले सकता है और डिडक्ट कर सकता है और डेबिट कर सकता है। सिर्फ इन टाइप ये सब डेबिट अलाउड है। तो इससे क्या होता है कि प्रिवेंट होता है मिसयूज ऑफ अकाउंट्स बाय नॉन लेंडिंग बैंक्स। तो नॉन लेंडिंग बैंक्स जो पैसा है वो मिसयूज़ नहीं कर पाते हैं। इसमें एक 2 डे रूल भी आता है, जिससे पैसा जो है नॉन लेंडिंग बैंक्स में पार्क नहीं होता, मूव करता रहता है और मेन लेंडिंग बैंक के पास आ जाता है वो सारा का सारा अमाउंट फाइनली। तो इसमें एक बार देख लेते हैं आगे क्या है। हाँ, कुछ इसमें एग्जेम्पशंस भी दे रखे हैं, जैसे फीमा रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं जो ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं, जो एक्सटर्नल ट्रेड्स के लिए यूज़ होते हैं, डोमेस्टिकली यूज़ नहीं होते हैं, उन पे ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड नहीं है। ये जो पैरा 91D वाली जो सारी 10% वाला जो हमारा रूल है वो इन पे अलाउड नहीं है फेमा पे। और वो सारे के सारे अकाउंट जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मैंडेट करते हैं, आरबीआई मैंडेट करता है, सेबी मैंडेट करता है, रेडा मैंडेट करता है और पीएफआरडी करता है। तो ये सारे के सारे अकाउंट पे कोई भी 91D पैरा का कोई भी क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं है। और वो सारे अकाउंट जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ लाइसेंस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे हैवीली मॉनिटर्ड होते हैं। एक सरप्लस फंड होता है विच इज़ रिमिटेड टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट, मतलब वही सीधा अगर कलेक्शन अकाउंट के अंदर वो पैसा है तो कोई भी जो नॉन लेंडिंग बैंक है उस अमाउंट को बहुत टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता। उसको विद इन 2 डेज मेन लेंडिंग अकाउंट के अंदर, मेन लेंडिंग बैंक अकाउंट में डाल देना है, मतलब उनके करंट अकाउंट में पैसा डाल देना है, जिस अकाउंट को हम ये बोल रहे हैं डेजिग्नेटेड अकाउंट नाम, ठीक है, डेजिग्नेटेड अकाउंट। तो इससे क्या है कि जो मेन लेंडिंग बैंक है उसके पास सारी की सारी विजिबिलिटी रहती है कि जो हमारा अमाउंट है वो जो पर्टिकुलर सम ऑफ मनी है वो किधर मूव कर रहा है। तो बैंक विजिबिलिटी लॉस नहीं करता और उसके बाद पूरे का पूरा कंट्रोल होता है ओवर द कैश फ्लो, ठीक है। और ये जो नॉन लेंडिंग बैंक्स होते हैं ये पैसों को और जगह यूज़ नहीं कर सकते इस चीज़ में, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये 1 हफ्ता हो जाए पूरा, इंक्रीज़ कराना चाहते थे डेज़ को, इसमें भी कोई अमेंड्स हो, लेकिन आरबीआई ने नहीं किया। आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके। हाँ, स्पेशल प्रोडक्ट अकाउंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलर अकाउंट जो ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट्स ही होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड करंट अकाउंट्स होते हैं, लेकिन इनका सिर्फ एक स्पेसिफिक बैंक प्रोडक्ट के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कोई मेरे पास बैंक, क्योंकि ऐसा होता है कि आरबीआई ने भी ये चीज़ को रियलाइज़ किया है कि मॉडर्न बैंकिंग में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बैंक परफॉर्म करता है और वो राउटिंग के थ्रू ही हो सकते हैं, ठीक है। राउटिंग मतलब थर्ड पार्टी एक अकाउंट से जाना फिर दूसरे अकाउंट में जाना, है ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू राउटिंग के थ्रू, राउटिंग ट्रांजेक्शन जो आरबीआई नहीं अलाउ करता वैसे तो, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर ये करना पड़ता है। ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं वो राउटिंग करते हैं मनी का, कैश मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो गई, है ना, उसमें राउटिंग करनी पड़ती है। और ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म हो गए, उसमें राउटिंग करनी पड़ती है। तो आरबीआई ने देखा कि अगर ये 10% वाला रूल
लगा दिया तो बहुत सारे बैंक्स होंगे जो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और ये जो सर्विसेज हैं या जो बैंक के ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पेमेंट एग्रीगेटर का अकाउंट नहीं खोल पाएंगे या जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं फ़ोन पे हो गया ऐसे करके उनका अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ना हो इसलिए आरबीआई ने जो भी पैराग्राफ 91D के अंदर रूल्स हैं उसको एग्जाम कर दिया है इन स्पेशल प्रोडक्ट बेस्ड अकाउंट के लिए। तो लेकिन कौन से बैंक उस स्पेशल प्रोडक्ट अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं? वो सिर्फ अलाउडेड है तब जब बोर्ड ने अप्रूव किया हो और उनकी पॉलिसी ऐसी पॉलिसीज जो एग्जिस्ट करती हो, मतलब ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर वाली पॉलिसीज होनी भी चाहिए। अगर वही नहीं होंगी तो फिर क्यों खुलवा रहे हैं? ट्रांजैक्शंस आर पर्पस स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलर पर्पस को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, एस्क्रो बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो पर्पस को भी बताना पड़ेगा तभी वो ये स्पेशल प्रोडक्ट बेस्ड अकाउंट खोलेगा, मेंटेन कर सकते हैं पर्टिकुलर बैंक। इस बैंक के इन अकाउंट के अंदर कोई कैश विड्रॉल नहीं होता, चेक्स और कार्ड नहीं होते क्योंकि इनके थ्रू मनी डाइवर्ट करना आसान होता है और मनी लॉन्ड्रिंग करना भी बहुत आसान होता है, तो इसलिए आरबीआई इसको अलाउ नहीं करता। तो और जो भी सरप्लस फंड होता है उसको विदिन 2 डेज डेजिग्नेटेड अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। हम ज़्यादा टाइम के लिए रोक नहीं सकते इस पर्टिकुलर पेमेंट एग्रीगेटर के अकाउंट के अंदर कि वो पैसा वहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड्स अगेन मिस यूज़, वही सेम चीज़ कि मिस यूज़ ना करें। तो इसलिए मॉडर्न बैंकिंग को देखते हुए आरबीआई ने अलाउ किया है और एग्जाम्पशन दिया है 91D पैराग्राफ 91D के थ्रू, डी में जो भी क्राइटेरियाज हैं। अभी पार्ट जी में क्या है, कंप्लायंस एंड मॉनिटरिंग, पैरा 91I से 91K। तो उसमें क्या है कि मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट है, हाफ ईयरली रिव्यू होगा अकाउंट एलिजिबिलिटी का कि अकाउंट अभी जो 10% वाला क्राइटेरिया है मेट हो भी रहा है नहीं हो रहा, मतलब 10% वाला नहीं 10 करोड़ वाला, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा वाला है और उसमें जब 10% वाला क्राइटेरिया वो मेट हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, अगर वो नहीं हो रहा है किसी एक पॉइंट पे नहीं होता है तो बैंक को जो है कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आपका जो करंट अकाउंट या ओडी अकाउंट है वो मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अब वो जो मेन लेंडिंग बैंक है, जो दूसरे अकाउंट मतलब मेन लेंडिंग बैंक पे आपने अकाउंट खुलवा रखा है, वो मेन उसको मॉनिटर करेगा या मेंटेन करेगा। और या तो वो कन्वर्ट कर दें उसको कलेक्शन अकाउंट में, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कलेक्शन अकाउंट में कन्वर्ट करें जहाँ पर सिर्फ पैसा इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो नहीं हो सकता, मतलब सिर्फ आउटफ्लो हो सकता है, वो भी सिर्फ डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाने के लिए। या तो उस अकाउंट को क्लोज कर दें विदिन 3 मंथ्स। ये मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट रूल्स हो गए। सिस्टम कंट्रोल क्या है, जो भी अकाउंट्स हैं ये फ्लैग्ड होने चाहिए इनके कोर बेस सॉल्यूशन के अंदर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बेस नहीं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के अंदर। तो इनका जो सॉफ्टवेयर है उसमें फ्लैग्ड होने चाहिए कि ये इस टाइप के अकाउंट है, ये कलेक्शन अकाउंट है, ऐसे करके। और वो उन अकाउंट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए अकाउंट लेवल पे भी और बोरोवर लेवल पे भी, सारे के सारे बैंक्स में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कि और कौन से बैंक ने क्रिटिकल सेफगार्ड्स ले रखे हैं ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। तो उसमें क्या 91L से 91O तक सारे के सारे पैरास को डिफाइन कर रखा है, जिसमें पहला पैरा क्या है कि प्रोहिबिटेड यूज़, ये हमारा 91L है पैरा। ठीक है, इसमें क्या है, नो पास थ्रू फॉर थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन से कोई पास थ्रू नहीं चाहिए। मतलब जो पैसा, अगर ये पैसा जो पर्टिकुलर पैसा है वो अकाउंट होल्डर को बिलोंग करता है तो ही वो राउट हो सकता है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे का पैसा है, कोई थर्ड पार्टी का पैसा है, तो इस पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू, जो भी करंट अकाउंट है इसके थ्रू राउट नहीं कर सकते हैं। तो राउटिंग अलाउड नहीं है थर्ड पार्टी मनी के लिए। इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, जो भी जब आरबीआई लाइसेंसिंग देता है ना, पीएस को देता है, पेमेंट एग्रीगेटर्स को देता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को देता है, स्टॉक एक्सचेंज को देता है कि वो राउट कर सकती है, तो उन लोगों के लिए सब चीज़ें अलाउ है। लेकिन कोई नॉर्मल बिजनेस पर्सन है, वो थर्ड पार्टी का ट्रांजैक्शन राउट करा रहा है, वो अलाउड नहीं है। दूसरी चीज़ है जो पैरा 91M में आती है कि नो ऑथराइज डिपॉजिट टेकिंग और पेमेंट सर्विसेज। तो ये लोग अगर लाइसेंस नहीं है, आरबीआई ने इनको लाइसेंस नहीं दिया है, तो ये नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी डिपॉजिट, पेमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, या एक्ट नहीं कर सकते हैं
पेमेंट सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, ये एक्ट नहीं कर सकते हैं एज अ वॉलेट और बैंक, ठीक है। और एन के 91 एन के थ्रू 91 पैरा 91 एन के थ्रू क्या है कि वो मॉनिटर करेंगे रेड फ्लैग्स को। तो वो देखते रहेंगे, जो बैंक्स हैं देखते रहेंगे कि कौन क्या एक स्मॉल बिजनेसमैन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहा है या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, किस टाइप की ट्रांजेक्शन हैं, तो वो मॉनिटर करते रहेंगे और उसको रेड फ्लैग करते रहेंगे धीरे धीरे। ज़्यादा तो पास ओवर नहीं हो रहा है, पास थ्रू बिहेवियर नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा रीड आउट कर रहे हैं ये लोग, या ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा मिसमैच हो रहा है बिजनेस प्रोफाइल में, मतलब बिजनेस किसी और टाइप का है और उस बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो किसी और टाइप की ट्रांजेक्शन हो रही है। तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने सेफगार्डिंग की है, क्रिटिकल सेफगार्डिंग फॉर दिस टाइप ऑफ अकाउंट्स। टर्म लोन डिसबर्समेंट रूल्स, ठीक है, ये भी 91 ओके थ्रू है। इसमें प्रेफर करता है, बैंक क्या चाहता है कि जब भी आप लोन लेते हो ना, कोई बंदा लोन लेता है, ऐसे मैं लोन ले रहा हूँ बैंक से, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो मेरा ये अकाउंट है और मुझे कोई कंस्ट्रक्शन कराना है, तो एक कंस्ट्रक्शन वाले बंदे का अकाउंट, या मुझे लैंड खरीदनी है तो लैंड जिसकी लैंड है उसका अकाउंट है ये। अभी मुझे चाहिए 10 लाख रुपए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक जब मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा ना, तो बैंक मुझे पैसा नहीं देगा, वो डायरेक्टली जिस पर्पस के लिए मैं ले रहा हूँ, मुझे लैंड खरीदनी है इस बंदे से, तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा। तो जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होना है, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होने का, ठीक है। और अवॉइड राउटिंग फंड थ्रू बोरोवर अकाउंट, मतलब वही सेम चीज़, मेरे अकाउंट के थ्रू ना होके डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा वो। तो मेरा जो पर्पस है, जो मैं बता रहा हूँ, जिसके लिए मैं लोन ले रहा हूँ, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें थी इसके अंदर। तो एक बार समरी ले लेते हैं क्या है, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि जो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट, करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट, ये दोनों एक साथ ही हैं। तो कैश क्रेडिट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बैंक कभी भी मेंटेन कर सकता है इस टाइप के अकाउंट्स को, ठीक है। लेकिन जो करंट अकाउंट है और ओडी अकाउंट है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर 10 करोड़ से ज़्यादा बैंकिंग एक्सपोजर है, अगर कम है तो कोई भी ओपन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन जो टोटल बैंकिंग एक्सपोजर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसमें वो 10% वाला क्राइटेरिया आ जाता है टोटल बैंकिंग एक्सपोजर पे, और एक और 10% वाला क्राइटेरिया आ जाता है टोटल फंड वाले बेस पे, फंड बेस्ड एक्सपोजर पे। तो ये अगर ये क्राइटेरिया फिल होता है, 10% वाला एटलीस्ट होल्ड करता है कोई बैंक, वो लीड बैंक बन जाता है या मेन लैंडिंग बैंक हो जाता है, और वो मेंटेन कर सकता है करंट अकाउंट और ओडी अकाउंट को। तो जो नहीं इसमें सेटिस्फाई करते हैं, वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो कलेक्शन अकाउंट मेंटेन करते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी मेन बैंक इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, तो उसको अपने बोरोवर को ये बताना पड़ता है 1 मंथ के अंदर कि आपका ये अकाउंट अब हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और या कोई और बैंक करेगा, और 3 महीने के मंथ के अंदर या तो बैंक अकाउंट को क्लोज कर देना होता है या उसको कलेक्शन अकाउंट में कन्वर्ट कराना होता है। ये हो गया। तो यही एक इसमें इस पूरे उसमें ये इसका जस्ट था, और इसका फाइनल समरी यही थी कि कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, कैसे आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगाता है बैंक अकाउंट की मेंटेनेंस पे, ये कौन कौन से अकाउंट मेंटेन किए जा सकते हैं, किस बैंक के थ्रू करे जा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ थी इसमें। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस सेशन को लाइक भी कर देना। थैंक यू।